नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। उच्चतम न्यायालय 27 सितंबर से संविधान पीठ की कार्रवाई का सीधा प्रसारण करेगा। ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022 जारी की गई। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार विधेयक का प्रारूप जारी किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अदृश्य संख्याएं गैर संचारी रोगों का वास्तविक प्रसार रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के विकास और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम कार्यक्रम में संशोधनों को मंजूरी दी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कन्वर्जेंस पोर्टल लॉन्च किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उच्चतम न्यायालय 27 सितंबर से संविधान पीठ की कार्रवाई का सीधा प्रसारण करेगा। वर्ष 2021 में उच्चतम न्यायालय की ई समिति ने भारत में अदालती कार्रवाई के सीधे प्रसारण और रिकॉर्डिंग के लिए आदर्श नियम जारी किए थे। वर्ष 2018 में स्वप्निल त्रिपाठी बनाम उच्चतम न्यायालय मामले में शीर्ष न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अदालती कार्रवाई का सीधा प्रसारण संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत न्याय तक पहुँच के अधिकार का हिस्सा है। वर्तमान में 6 उच्च न्यायालय गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश अपने यूट्यूब चैनलों के माध्यम से अदालती कार्रवाई का सीधा प्रसारण करते हैं। उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई का सीधा प्रसारण ई कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण का हिस्सा है। ई कोर्ट परियोजना न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की एक पहल है। अदालती कार्रवाई के सीधे प्रसारण से खुली कार्रवाई के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और लोक समीक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। ये समावेशिता को बढ़ावा देगी और कानूनी क्षेत्र में अनुसंधान में सहायता करेगा। इसके अलावा लोगों में कानूनी जागरूकता और न्यायिक सत्यनिष्ठा में उनका विश्वास बढ़ाएगा। हालांकि इसके सामने कई चुनौतियां और संबंधित मुद्दे भी हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना का अभाव है, जैसे कि सीधे प्रसारण के लिए स्वयं के प्लेटफॉर्म की बजाय यूट्यूब का उपयोग किया जाता है। प्रशिक्षित लोगों की कमी है और इसके अलावा भारत में डिजिटल विभाजन भी मौजूद है। पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डेटा की अधिक सुरक्षा और निजता को बनाए रखना जरूरी होगा। मीडिया द्वारा मामले को सनसनीखेज बनाने का खतरा बना रहेगा। न्यायाधीशों पर जनता की राय का अधिक प्रभाव पड़ने की आशंका है। दरअसल संविधान पीठ तब गठित की जाती है जब किसी महत्वपूर्ण कानूनी विवाद को हल करने या संविधान के प्रावधान की व्याख्या करने की जरूरत होती है। संविधान के अनुच्छेद 145 के उपबंध 3 के तहत 5, 7, 9 या इससे ज्यादा न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित करने का उपबंध किया गया है। अगली खबर है ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022 जारी की गई। ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन हाई लेवल चैंपियंस ने जारी की है। ये अपनी तरह की पहली वार्षिक प्रगति रिपोर्ट है। नवंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में ब्रेक थ्रू एजेंडा के शुभारंभ के समय ऐसी रिपोर्ट तैयार करने की सिफारिश की गई थी। वर्तमान में ब्रेक थ्रू एजेंडा वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2/3 से अधिक हिस्से को कवर करता है। इसमें G7 के अलावा चीन और भारत भी शामिल हैं। ब्रेक थ्रू एजेंडा का उद्देश्य 5 प्रमुख क्षेत्रों में कार्रवाइयों में सामंजस्य स्थापित करना और निवेश का समन्वय करना है। ये 5 क्षेत्र हैं: विद्युत, सड़क, परिवहन, इस्पात, हाइड्रोजन और कृषि। ये क्षेत्र वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 60% के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें क्षेत्रवार सिफारिशें की गई हैं। विद्युत क्षेत्र में स्वच्छ विद्युत प्रणालियों को अपनाने में सहायता करने के लिए सीमा पार और क्षेत्रीय स्तर पर पावर इंटरकनेक्शन तथा स्मार्ट ग्रिड स्थापित करने की संभावनाओं का फिर से आकलन करने की जरूरत है। इसके अलावा सड़क परिवहन पर कहा गया कि एक समय सीमा पर सहमति बनाई जानी चाहिए, जिसके बाद केवल 0 उत्सर्जन वाले सड़क परिवहन से जुड़े वाहनों की ही बिक्री हो। वहीं इस्पात के संबंध में कहा गया है कि निम्न उत्सर्जन और लगभग 0 उत्सर्जन वाले इस्पात की सामान्य परिभाषाओं पर सहमति बनाई जानी चाहिए। वहीं हाइड्रोजन के बारे में कहा गया कि नवीकरणीय और निम्न कार्बन हाइड्रोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित किए जाने चाहिए। साथ ही इनसे संबद्ध प्रमाणन योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। और कृषि क्षेत्र पर यह सिफारिश की गई है कि प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सहमति बनाई जानी चाहिए, खासकर उन प्राकृतिक संसाधनों पर जिन पर कृषि की निर्भरता है।
अगली खबर दूरसंचार विभाग से है। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार विधेयक का प्रारूप जारी किया है। ये विधेयक संकट का सामना कर रहे दूरसंचार वाहकों को राहत प्रदान करने और विलय तथा अधिग्रहण नियमों को सरल बनाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। ये प्रारूप भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 कानून बनने के बाद इन मौजूदा कानूनों का स्थान लेगा, जिनमें शामिल है भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ वायर गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950। जानते हैं कि विधेयक की आखिरकार आवश्यकता क्यों पड़ी। दरअसल भारतीय दूरसंचार मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाने की जरूरत है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक सुरक्षा संबंधी चिंताओं को महत्व दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि भारत में दूरसंचार ग्राहकों की संख्या 117 करोड़ है और इस तरह से भारत में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार प्रणाली है। साथ ही ये विधेयक स्पेक्ट्रम प्रबंधन में अधिक कानूनी स्थिरता प्रदान करेगा। विधेयक की मुख्य विशेषताओं के तहत दूरसंचार, दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के लिए पुरानी अवधारणाओं को हटाया गया है। इनके स्थान पर नई, व्यापक और प्रासंगिक परिभाषाएं दी गई हैं। केंद्र सरकार के अनन्य विशेषाधिकार को मान्यता दी गई है। इसके अलावा ये निम्न अधिकारों का भी प्रावधान करता है, जैसे कि दूरसंचार सेवाओं या दूरसंचार नेटवर्क के लिए लाइसेंस, दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना के लिए पंजीकरण, वायरलेस उपकरण रखने के लिए अनुमति और स्पेक्ट्रम का आवंटन। ये विधेयक दूरसंचार अवसंरचना के लिए मजबूत मार्ग का अधिकार यानी कि राइट ऑफ वे का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य एक समान और गैर भेदभावपूर्ण तरीके से राइट ऑफ वे प्राप्त करना है। ये पुनर्गठन को सरल बनाता है। इसमें विलय, पूर्व विलय का विभाजन, अधिग्रहण या पुनर्गठन के अन्य रूप शामिल हैं। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के स्थान पर दूरसंचार विकास कोष की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगली खबर WHO से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अदृश्य संख्याएं गैर संचारी रोगों का वास्तविक प्रसार नाम से रिपोर्ट जारी की है। गैर संचारी रोगों को चिरकालिक बीमारियां भी कहा जाता है। कैंसर और डायबिटीज यानी मधुमेह इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये आनुवांशिक, शारीरिक, पर्यावरणीय और व्यवहार संबंधी कारकों के संयोजन की वजह से होती हैं। WHO की इस रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में 74% मौतों के लिए गैर संचारी रोग जिम्मेदार हैं। हालांकि आवश्यक उपाय करने से वर्ष 2030 तक NCDs से होने वाली कम से कम 39 मिलियन मौतों को टाला जा सकता है। रिपोर्ट में ये उल्लेख किया गया है कि स्वास्थ्य के लिए बाह्य सहायता का केवल 5% ही गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण में उपयोग किया जाता है। कोविड-19 के प्रभावों ने गैर संचारी रोगों से पीड़ित लोगों की स्थिति को बदतर बना दिया है। गैर संचारी रोग कार्यस्थल पर निम्न उत्पादकता, समय से पहले सेवानिवृत्ति और आउट ऑफ पॉकेट व्यय के माध्यम से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी प्रमुख सिफारिशों में कहा गया है कि गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए वैश्विक कार्य योजना के लिए कार्यान्वयन रोड मैप 2023 से 2030 पर बल दिया गया है। NCDs को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से एकीकृत करने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का समर्थन करने की जरूरत है। गैर संचारी रोगों संबंधी सेवाओं को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए मूल हित लाभ पैकेज में शामिल किया जाना चाहिए। अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के विज्ञापन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। साथ ही अस्वास्थ्यकर उत्पादों पर कर आरोपित किए जाने चाहिए। ये रिपोर्ट ग्लोबल NCD कॉम्पैक्ट 2020 से 2030 की शुरुआत के अनुसरण में जारी की गई है। ग्लोबल NCD कॉम्पैक्ट का उद्देश्य NCDs की रोकथाम और नियंत्रण पर प्रगति में तेजी लाना है। ये WHO के NCDs विभाग की एक उच्च स्तरीय फ्लैगशिप पहल है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सदस्य देश ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों को अपनाएं जो बेहतर NCDs रोकथाम परिणाम प्रदान करें और साथ ही NCD से ग्रसित लोगों के जीवन को बचाया जा सके। और इसी से जुड़ी अन्य खबरें भी हैं। भारत ने अपनी उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। ये पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर उच्च रक्तचाप की समस्या से निपटने के लिए शुरू की गई है। अगली खबर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के विकास और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम कार्यक्रम में संशोधनों को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना को भी स्वीकृति दी है। इस कार्यक्रम की कई विशेषताएं हैं। इसके तहत भारत में सेमीकंडक्टर्स का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम कार्यक्रम लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई संशोधनों
को मंजूरी दी गई है। भारत में सेमीकंडक्टर्स फैब्रिकेशन इकाइयों की स्थापना की योजना सभी प्रौद्योगिकी नोड्स के लिए परियोजना लागत का 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा डिस्प्ले फैब्रिकेशन स्थापित करने की योजना के तहत परियोजना लागत के 50% की समानता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स या सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर फैब्रिकेशन और सेमीकंडक्टर ATMP या OSAT सुविधाओं की स्थापना के लिए योजना के तहत पूंजीगत व्यय के 50% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस संशोधित कार्यक्रम से भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले विनिर्माण के निवेश में तेजी आएगी। इस कार्यक्रम के तहत दूसरा है उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना शुरू करना। घरेलू सौर सेल मॉड्यूल के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 5 वर्षों के लिए 19,500 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। ये वर्ष 2020 में स्वीकृत 4,500 करोड़ रुपए की आगे की किस्त है। इस योजना के लक्ष्य हैं गीगावाट पैमाने की विनिर्माण क्षमता के माध्यम से भारत में उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल के लिए विनिर्माण के लिए इकोसिस्टम का निर्माण किया जाएगा। इसमें मॉड्यूल को असेंबल करने के लिए पॉलीसिलिकॉन सेल, सिल्लियां, वेफर्स और पैनल शामिल हैं। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत किया जाएगा। साथ ही अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आयात निर्भरता को कम किया जाएगा। रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल के लिए अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगली खबर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कन्वर्जेंस पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल कृषि अवसंरचना कोष, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को एक मंच पर लाएगा। इस अभिसरण के जरिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के पात्र लाभार्थी 3% के ब्याज अनुदान का अतिरिक्त लाभ उठाने में सक्षम होंगे। और आइए अब एक एक कर बात करते हैं AIF, PM-FME और PMKSY के बारे में। AIF यानी कृषि अवसंरचना कोष, ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है। ये फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना के निर्माण और सामुदायिक कृषि परिसंपत्ति के निर्माण के लिए वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत मध्यम से लंबी अवधि के लिए ऋण वित्त पोषण सुविधा दी जाती है। इसमें 3% की ब्याज छूट और ऋण गारंटी सहायता शामिल है। और दूसरी योजना है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण योजना। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। तीसरी है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से युक्त एक आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है। ये एक अम्ब्रेला योजना है जिसकी कई उपयोजनाएं हैं, जैसे कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर्स के लिए अवसंरचना, एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना आदि। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना दोनों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाएं हैं। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत निधि यानी PM केयर्स। हाल ही में रतन टाटा, टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष, केटी थॉमस, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और करिया मुंडा, पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष को PM केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया है। PM केयर्स फंड को कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान स्थापित किया गया था। इस फंड में व्यक्तियों या संगठनों द्वारा योगदान किया जाता है जो पूर्ण स्वैच्छिक होता है। इसे अलग से कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। PM केयर्स फंड में दिए गए योगदान पर आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत 100% कर छूट प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री PM केयर्स के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
यील्ड कर्व कंट्रोल। बैंक ऑफ जापान की यील्ड कर्व कंट्रोल की नीति के कारण जापानी येन में और अधिक गिरावट दर्ज की गई है। यील्ड कंट्रोल कर्व को ब्याज दर उच्चतम सीमा भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य यील्ड कर्व के कुछ हिस्से के साथ ब्याज दरों को नियंत्रित करना है। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बैंक दीर्घावधि ब्याज दर को लक्षित करता है। इसके बाद इस लक्षित दर को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता अनुसार बॉन्ड का क्रय या विक्रय किया जाता है। यील्ड कर्व कंट्रोल बॉन्ड की कीमतों पर केंद्रित है। ये क्वांटिटेटिव ईजिंग और अल्पकालिक ब्याज दर लक्ष्यों से भिन्न है। यील्ड कर्व कंट्रोल के तहत अल्पकालिक ब्याज दरों को शून्य के करीब निर्धारित करके आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। ये मंदी को नियंत्रित करने या इसके प्रभावों को कम करने में मदद करता है। दवा विपणन पर केंद्रीय समिति। सरकार ने नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये समिति दवा कंपनियों की विपणन प्रथाओं की समीक्षा करेगी। समिति को दवा विपणन प्रथाओं पर हितधारक सरकारी विभागों के प्रावधानों की जांच करने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। ये विपणन प्रथाओं को विनियमित करने के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय तंत्र की भी सिफारिश करेगी। वर्तमान में वर्ष 2015 की दवा विपणन प्रथाओं की सार्वभौमिक संहिता विभिन्न पहलुओं पर दवा कंपनियों के आचरण को शासित करती है, जैसे कि चिकित्सा प्रतिनिधि, पाठ्य और ऑडियो विजुअल प्रचार सामग्री, नमूने, उपहार आदि। अगला टॉपिक है वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध कार्रवाई। यह आंतरिक सुरक्षा से संबंधित टॉपिक है। सुरक्षा बलों ने पहली बार छत्तीसगढ़ और झारखंड के बूढ़ा पहाड़ सीमा क्षेत्र को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करा लिया है। वर्ष 2014 से पहले की तुलना में वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में वर्तमान में 77% की कमी दर्ज की गई है। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों ने वर्ष 2022 में ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन चक्रबंध आरंभ किए हैं। नैनो प्लास्टिक। शोधकर्ताओं ने जीवों में नैनो प्लास्टिक की मात्रा का पता लगाने और उसे मापने के लिए एक नई धात्विक फिंगरप्रिंट आधारित विधि विकसित की है। अध्ययन के लिए शोधकर्ता लेट्यूज यानी सलाद पत्ता के पौधों को पर्यावरण में सामान्य पाए जाने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट में से पॉलीस्टाइनिन और पॉलीविनाइल क्लोराइड नैनो प्लास्टिक के संपर्क में लाए थे। नैनो प्लास्टिक प्लास्टिक अपशिष्ट के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। इनका आकार 1000 नैनोमीटर से छोटा होता है। आपको बता दें कि 1 नैनोमीटर 1 मीटर के अरबवें हिस्से के बराबर होता है। ये मनुष्यों में कोशिका क्षति और सूजन का कारण बन सकता है। साथ ही ये समुद्री जीवों के विकास में बाधा, लार्वा विकृति और अन्य विषाक्त प्रभावों के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। टॉमिस्टोमा। ये एक शर्मीली और एकांत प्रिय प्रजाति है। ये आमतौर पर उच्च स्तर की मानवीय गतिविधियों के कारण अपने पर्यावास स्थल को त्याग देती है। इसका वैज्ञानिक नाम टॉमिस्टोमा श्लेगेली है। ये एक बड़ी पतली थूथन वाली मगरमच्छ की प्रजाति है। ये दक्षिण पूर्व एशिया की स्थानिक प्रजाति है। ये प्रजाति बोर्नियो, प्रायद्वीपीय मलेशिया और सुमात्रा के कुछ भागों में पाई जाती है। ये ताजे जल की प्रजाति है। ये सामान्य तौर पर पीठ दलदली वन से जुड़ी हुई है। IUCN में इसकी स्थिति एंडेंजर्ड की है। लोकटक झील। केंद्रीय संचार ब्यूरो लोकटक झील में तैरती हुई फोटो प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। ये झील इम्फाल के समीप एक घाटी में स्थित है। ये पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील पर कई पादप प्रजातियों से युक्त फुमडी नामक सैकड़ों तैरते बायोमास पाए जाते हैं। लोकटक झील के दक्षिण पश्चिमी भाग में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये विश्व का एकमात्र तैरता वन्यजीव अधिवास स्थल है। ये झील संगाई हिरण का अंतिम प्राकृतिक पर्यावास है। यहाँ हिरन IUCN की एंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध हैं। इसे डांसिंग डियर के रूप में भी जाना जाता है। लोकटक झील की अन्य प्रजातियों में शामिल है हॉग हिरन, ऊदबिलाव, जल पक्षी, प्रवासी पक्षी आदि। हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली यानी HPS। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने आगामी प्रक्षेपण यानों के लिए हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली यानी हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस हाइब्रिड मोटर में हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन को ईंधन के रूप में और तरल ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ये मोटर ठोस ठोस या तरल तरल संयोजनों के विपरीत ठोस ईंधन और एक तरल ऑक्सीकारक का उपयोग करती है। तरल पदार्थ
का उपयोग थ्रॉटलिंग की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही ये LOX की प्रवाह दर पर नियंत्रण की क्षमता प्रदान करता है। इससे रीस्टार्ट क्षमता प्राप्त हो जाती है। इस प्रोपल्शन सिस्टम के कई लाभ होंगे। ये अधिक कुशल, हरित और सुरक्षित प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। ये प्रणाली भविष्य के मिशनों के लिए नई प्रणोदन प्रौद्योगिकियों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। स्पर्श पहल। रक्षा लेखा विभाग ने बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य इन बैंकों को पेंशन प्रशासन प्रणाली, रक्षा और स्पर्श के तहत सेवा केंद्रों के रूप में शामिल करना है। आपको बता दें कि स्पर्श रक्षा मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य रक्षा पेंशन भोगियों को पेंशन के प्रशासन के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करना है। ये डिजिटल इंडिया, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन के दृष्टिकोण के अनुसरण में है। राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना NMMSS। इस पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी में एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को 8वीं कक्षा में पढ़ाई बीच में ही छोड़ने से रोकना है। इसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। साथ ही उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। इसे शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग कार्यान्वित कर रहा है। छात्रवृत्ति को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में वितरित किया जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।